में बैठे हुए हैं और बाहर से महिलाएं उनका चेहरा पोंछते हुए दिख रही थी। एक जैसी ये दोनों तस्वीरें थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ आए थे बीजेपी, उनके सिर्फ 11 लोगों को ही टिकट मिला। देखिए, सिंधिया जी का अचीवमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं मध्य प्रदेश भी गया हूँ, घूमा हूँ, देखा हूँ। शिवराज सिंह चौहान वहां पर काफी लोकप्रिय हैं और खास करके महिलाओं में उनकी जो इमेज है ना, बिल्कुल अलग है। बीजेपी लीडरशिप ने क्यों उनको सीएम चेहरा नहीं साबित किया, उनको आगे क्यों नहीं किया, ये तो अलग बात है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के जितने भी वहां पर नेता चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे अच्छे फेस हैं और शायद अगर पार्टी चाहेगी तो सीएम का पद बना भी सकती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वहां के लोकप्रिय नेता हैं क्षेत्रीय नेताओं में। ठीक है प्रदीप बाटी जी, देखिए सत्ता हो सकता है कि राजस्थान में बीजेपी किया जाए, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ भी रही है, ऐसा मैसेज भी जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने लिए उम्मीद भी लगाए बैठी है। अगर ऐसा रहता है तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि 2024 में आप लोगों के लिए बार्गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? जिस तरीके से अजय राय बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाटी जी, देखिए शुक्ला जी, मैं आधा घंटे से कुछ बातें सुन रहा था, आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे क्योंकि आपने बहुत सारी बातें इसी बीच में हो गई हैं और उन पे जवाब आना भी जरूरी है। आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी और मैं बाकी चैनलों पे भी देख रहा था कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं कहने की हिम्मत जुटा पाए कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, और वो इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुझे उसी से समझ में आपको ये आ जाता है कि क्या हालत होने वाली है 2000 अभी के इलेक्शंस में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की। जहां आप बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ सही चल रहा है, अगर इतना सही सब कुछ चल रहा है तो चाहे वो इकोनॉमिक की कंडीशन हम देख लें, इकोनॉमिक कंडीशन जीडीपी रियल टर्म्स में 3 से 4% ग्रो करती है। आप पिछले 5 साल का माननीय अखिलेश यादव जी का टेन्योर उठा के देखिए और योगी जी का 2022 तक का टेन्योर करा देखिए। मैं आंकड़ा हर चीज में मैं आपसे डिस्कशन कर सकता हूं और उसमें आप पाएंगे कि कहीं आगे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी। आप जो बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, भ्रष्टाचार में तो हमने देख लिया सचिवालय भर्ती घोटाला किस तरह से हुआ, कैसे बेरोजगारों का हक मारा गया। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश के अंदर 25% से ज्यादा। एक मिनट आप बात पूरी हाँ, आपकी बात आ रही है, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, उसी में कुछ और जोड़ रही हूँ। बात सुनिए, आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, इन मुद्दों को तो रखा गया ना इलेक्शन के दौरान, इन मुद्दों को इलेक्शन के दौरान रखा गया, वोटिंग हो चुकी है, अब एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का वक्त आ गया है। मुझे उनका जवाब तो देने दीजिए जो शुक्ला जी ने पूछा है वैसे। ठीक है, आप बीच में बात काट देंगे कि बात कंप्लीट हो जाए, थोड़ा पूरे रूप से आ जाए, बात की एक भूमिका होती है, उसको कहें। जी तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, मैं और शुक्ला जी पहले भी ये डिस्कशन कर चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह से बद से बदतर हालत उत्तर प्रदेश की हुई है। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, एक जो जिस तरह से ये एक दो चीजें दिखा के पूरा लॉ एंड ऑर्डर दिखाना चाहती है, उस तरह से सही में सूरत हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश टॉप क्राइम में बहुत आगे है बाकी प्रदेशों से। तो इस तरह की चीजें हो, बिजली जहां पे अवेलेबल नहीं हो, सवाई दवाई की कोई व्यवस्था नहीं हो, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हो। अब उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं कांग्रेस के साथ इसके अलायंस के ऊपर, हाँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई के रूप में है, माननीय अखिलेश यादव जी उस स्थिति में है और हर दल अपनी 80 सीटों के लिए चुनाव लड़ने के लिए भरपूर कोशिश करता है। जब तक अलायंस में पूरी सीट्स का सबका बंटवारा नहीं हो जाता, वो एनडीए के अंदर भी अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ, तो ये कोई अलग बात नहीं है कि इंडिया गठबंधन में भी वो चीज अभी जाहिर भी कर दी जाए, उसका सही समय आएगा तो वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस रूल में है और इस मजबूती के साथ है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से आने वाले चुनाव में हराएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपने अपनी बात पूरी कर ली है। यहाँ रोकूंगी क्योंकि एक और ब्रेकिंग, बीजेपी को बड़ी बढ़त के संकेत है, बड़ी बढ़त के। बीजेपी को अब तक 124 सीटें मिलती हुई कांग्रेस बहुमत से पिछड़ती हुई महा एग्जिट पोल में। ये तस्वीर आपके सामने मध्य प्रदेश को लेकर महा एग्जिट पोल, जहां पर एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2018 की, तब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 1 साल बाद बीजेपी की सरकार बन गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हुए, बीजेपी के साथ आए, 22 विधायकों के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई। और अब जब इलेक्शन हुआ है तो एक बार फिर एग्जिट पोल में बीजेपी सत्ता बनाती हुई दिख रही है। हालांकि बढ़त
बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। ठीक। 124 अगर एवरेज निकाले 124 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। इसी पर मैं अंकित जी से रिएक्शन चाहूंगा। अंकित जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस भी राज्य में चुनाव होता है बीजेपी के तमाम कैंडिडेट की चाहते हैं कि उनके लिए वो प्रचार करें। क्या आप मानते हैं कि अगर इस बार 2023 के इन राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी गेन करती है तो इसमें यूपी का योगी मॉडल, योगी फैक्टर, बुलडोजर, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है? अंकित जी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात है जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो निश्चित तौर पे उनका मॉडल अब लगभग हर प्रदेश फॉलो कर रहा है और वो एक बहुत सक्सेसफुल उनका मॉडल है जो हमारे जितने भी डबल इंजन की सरकार वाले प्रदेश हैं उनमें वो चल रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी, अब अंकित जी आप इस बात का श्रेय तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर पहले कहा था आपने कि आपने भी सर्वे करवाया है, बीजेपी ने भी सर्वे करवाया है इन स्टेट्स में। आपका सर्वे, आंकड़ों की बात कीजिएगा, 10 प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव हम लेकर चलेंगे, आंकड़ों की बात कीजिएगा। आपके सर्वे में एमपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, राजस्थान में क्या तस्वीर दिख रही है, तेलंगाना में क्या तस्वीर दिख रही है और छत्तीसगढ़ में क्या दिख रही है? देखिए, ऐसा है, मध्य प्रदेश में हम लोग कम से कम 170 के आसपास सीट लेकर करके जा रहे हैं, इसमें 100? कोई दो राय नहीं है। 170 ठीक है, 170 सीट हम निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में लेके जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात जहां तक आप कर रहे हैं तो ठीक है, राजस्थान में सुन लेते हैं फिर। अधिकार है उनका, उनका लोकतंत्र में। आपके जो नंबर्स हैं ये सबके चेहरे पर मुस्कान लाए हैं, वो अलग बात है कि भले तंज भरे भाव में उमाशंकर जी हंस रहे हैं, भाटी जी। हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी करिए आप। राजस्थान ये बिल्कुल मेरे सहयोगी जो दलों के भाई बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनके लिए मुझे खुशी है कि वो इस बात पे खुश तो हुए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कार्य कर रही है और उसके बावजूद भी हम बढ़त ले रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2024 को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं, देखिए हमेशा प्रदेश का मुद्दा और देश का मुद्दा अलग होता है। प्रदेश में प्रदेश के मुद्दों पे वोट की जाती है, देश में देश के मुद्दों पे वोट बीजेपी ने तो ये फासला छोड़ा दलों के भाई बैठे हुए हैं। बीजेपी ने ये फासला छोड़ा कहां? आप तो विधानसभा चुनाव में भी राम मंदिर का जिक्र करते हैं, आप विधानसभा दूसरे स्टेट के विधानसभा चुनाव में भी आप बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। तो मुद्दे अब कहां? ये फासला बहुत ज्यादा रह नहीं गया। भले ही जनता उस तरह से वोटिंग ना करती हो, लेकिन मुद्दे तो लगभग सभी दलों की ओर से हर तरह के रख दिए जाते हैं। फ्री बीज पॉलिटिक्स भी आ जाता है, उसमें मुद्दे भी आ जाते हैं। अंत्योदय योजना भी 5 साल बढ़ा दी जाती है और गैस की सुविधा भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की दे दी जाती है। जो श्री राम का मुद्दा है वो खाली उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। जो काशी का मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। तो लिहाजा जो हमने किया है, अगर हम उसको आप ये मान करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर जब उत्तर प्रदेश में हमारे श्री कृष्ण और श्री राम ने जन्म लिया, तो अब उनको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई उन्होंने मध्य प्रदेश या तेलंगाना में जन्म लिया होगा। जो चीज प्रूव्ड है, तो अगर हम उस बात की 70 सालों में जो सरकारें रही हैं जो वो करके नहीं दिखा पाई, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को कर दिया तो उसमें परहेज क्या है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा था कि मेरे सहयोगी दल जितने भी मेरे भाई बंद बैठे हुए हैं, आप बहुत खुश होइए, आप खूब खुश रहिए, लेकिन 24 में आएंगे तो मोदी जी। ठीक है, आप इसी पर उमाशंकर जी से रिएक्शन लेता हूं। योगेश मैं आ रहा हूं आपके पास। उमाशंकर जी एक सेकंड, हाँ ठीक है, पूरी अपनी बात पूरी करिए। किसी भी एक छोटी सी चाय की दुकान पे आप किसी भी छोटी सी चाय की दुकान पे चले जाइए, वहां आप 10 मिनट का कन्वर्सेशन कर लीजिए, आपको भारत की स्थिति पता चल जाएगी, युवाओं की स्थिति पता चल जाएगी कि उनके मन में सिर्फ एक भाव है कि देश में जिस तरीके से समर्पण भाव से आदरणीय। अंकित जी आगे बढ़े उससे पहले आपके इसी बात पर एक सवाल, अगर ऐसा है, एमपी चुनाव के दौरान भी इस बार नारा चला कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, ये नारा इस बार खूब सुनने को मिला पूरे एमपी में। अगर ऐसा ही था
तो क्यों जरूरत पड़ी इतने परिवर्तन की, क्यों जरूरत पड़ गई सांसदों की, केंद्रीय मंत्रियों की? कई मंत्री, जो 3 मंत्री आपने लगा दिए, कई तो बहुत झेप रहे थे शुरू में, वो बता नहीं पा रहे थे मीडिया में कि वो सांसद है, वो मंत्री हैं और अब विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। एक ने तो ये भी कह दिया कि मुझे तो पता था कि मुझे चुनाव लड़वाना है, मुझे लड़ना है, ये मुझे पता ही नहीं था। तो जरूरत क्यों पड़ गई? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में यही तो लोकतंत्र का महत्व है। हम किसी को, ना तो हम सांसद और विधायक या मंत्री और मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोच्च निर्णय होता है जो हमारी कैबिनेट की टीम करती है, और उसमें हम ना किसी को छोटा मानते हैं ना बड़ा मानते हैं। और जिनको भी हमने टिकट दिए हैं, चाहे वो भारत सरकार में ही मंत्री रहे हों, लेकिन हमने ये हिम्मत दिखाई, भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत दिखाई कि आपको वहां जाना है और आपको लड़ना है। बट ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, तभी तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि मैं तो अपने आप को बड़ा नेता मानता था, मैं तो चुनाव लड़वाया करता था, लेकिन मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो इसका मतलब है कि अपने आप को छोटा नेता इसे एक फैसले से समझने लगे होंगे। ठीक है अंकित जी, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। उमाशंकर जी, देखिए जो बात अभी अंकित जी यहाँ पर कह रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता ये बात कहते हैं कि यूपी से प्रभुराम जुड़े हुए हैं, यूपी से कान्हा जी जुड़े हुए हैं, यूपी में ही भगवान शिव की नगरी काशी है, और तमाम पार्टियों ने उनकी उपेक्षा की। हम आए तो राम हमारे मुंह में नहीं थे, राम हमारे दिल में भी थे, हमने करके दिखा दिया। हमने भगवान शिव की नगरी का कायाकल्प कर दिया, अब हम कान्हा की नगरी का भी कायाकल्प करने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि 2024 में राम, कृष्ण और शिव, बीजेपी अगर लेकर आगे बढ़ती है इन सभी को, तो आपके ऊपर वो भारी पड़ने वाले हैं? देखिए अमित जी, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मध्य प्रदेश में, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय से लेके तमाम नेता चुनाव छोड़ के भागना चाहते थे, लेकिन उनको मोदी जी ने जबरदस्ती चुनाव लड़ाया। आज जब आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, तब आप देखिए भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भाग गए हैं, और आपको अंकित जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक से काम चलाना पड़ रहा है। आज जब यहीं पर आपको माफी के साथ रोकूंगा, किसी का उपहास नहीं करते उमाशंकर जी। देखिए, अपनी लकीर बड़ी करने के लिए किसी और की लकीर को छोटा करना ठीक नहीं है। जो भी टीवी पर यहाँ बैठा है और अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा है, वो डिजर्व कर रहा होगा तभी रख रहा है। अब अपनी बात करिए। ये देखने का नजरिया हो सकता है, आप कहेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता जा रहे हैं और बीजेपी कहेगी कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रवक्ता बोलना चाहते हैं, इसलिए सभी जोड़ रहे हैं। ठीक है उमाशंकर जी, मुझे प्लीज मेरी बात रखने दीजिए। अगर ये बीजेपी के नेता है तो आपको बीजेपी का नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। अगर आप भाजपा के नेता या प्रवक्ता हैं तो नेता या प्रवक्ता लिखना चाहिए। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप कह रहे हैं हमारी पार्टी ने इतने लोगों को टिकट दिया, आप नहीं बीजेपी नेता लिख रहे हैं भाई, हम बीजेपी नेता लिख रहे हैं, बीजेपी नेता है। आप लिख रहे हैं, आप तो चैनल को ही आप चैलेंज कर रहे हो, आप चैनल को चैलेंज कर रहे हो सीधा। अरे सुन लो, ठीक है, आप मुद्दे पर आइए उमाशंकर जी, कोई बात नहीं। और रही बात देखिए, आप योगी जी का पूरा कैंपेन देखिए, 18 का भी 23 का। 18 में भी वो बजरंग बली की बात करते थे, और इस चुनाव में भी उन्होंने कहा हम अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं। तेलंगाना में तो उन्होंने इस तरीके के भाषणों की पूरी फेहरिस्त लगा दी, लेकिन तेलंगाना में इनको कितनी सीटें मिल रही है? 5 सीटों का, अगर आपका एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल मान लें तो इनको 5 सीटें मिल रही है। छत्तीसगढ़ में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, पिछली बार भी हारे, इस बार भी हारेंगे। 5 राज्यों में भाजपा का किसी राज्य में खाता खुलने नहीं जा रहा है। ठीक है उमा जी, आप ये दावे कर रहे हैं, राम के नाम पर आपके इसी दावे को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानेश जी के पास जाते हैं। मिलने वाला नहीं है। ठीक है ज्ञानेश जी, आप बीजेपी बहुत ताकत लगा रही, साउथ की बात कर लेते हैं। उमा जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। साउथ में बीजेपी बहुत ताकत लगा रही है, कर्नाटक को छोड़ दे तो कहीं पर भी बीजेपी की सही मजबूत मौजूदगी दिखती नहीं। तेलंगाना में इस बार बहुत कोशिश हुई है, अगर 5 सीट भी मिलती है तो इसे पॉजिटिव देखें, नेगेटिव देखें, या रेगिस्तान में फूल खिलाने की कोशिश है बीजेपी की अभी भी? नहीं, मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी मेहनत करती है, कहीं वो जीतती है, कहीं हारती है, लेकिन मेरी टिप्पणी कुछ और थी। अभी अंकित जी ने बताया ना 170 सीट है, तो मुझे हंसी इस बात के लेके आई कि एग्जिट पोल आने से नेताओं को, खासकर जो चुनाव लड़ते हैं और जो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, उनके लिए एग्जिट पोल एक पेन किलर है। अब बताइए, बैलेट चला गया, अब 4-5 दिन कितना टेंशन होता है। ऐसे में अगर आप कुछ भी बोल दीजिए 170 सीट आएगा, 110 सीट आएगा, चाहे एग्जिट पोल देखकर आप खुश हो जाएं, तो नेताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए और खासकर प्रवक्ताओं के लिए एग्जिट पोल एक पेन किलर है। मैं यही बोलना चाह रहा था।
क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसे की कि 170 सीट आएगी। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि लोकतंत्र में आपको जनता के वोट को इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर के लिए। एग्जिट पोल तो एक डिस्कशन का पार्ट है, इस पर ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मेनका के सवाल को मैं फिर से एक बार आपके सामने रख देता हूं कि अगर ऐसा होता है कि तेलंगाना में बीजेपी 5 सीटें ले आती है, पिछली बार उसकी 1 सीट थी, तो जिस तरीके से साउथ से करीब करीब सफाया हो गया और सारा फोकस 2024 में हिंदी भाषी राज्यों पर है, आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए कुछ हद तक अच्छे संकेत होंगे कि चलिए 1 से 5 तक पहुंचे और उससे और मजबूती मिलेगी आगे और प्रयास करने को लेकर? देखिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सफाया। हर एक सफाया होता नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जिंदा रहती है। लोकतंत्र में है ही क्या, लोकतंत्र में हम और आप जैसे जिंदा हैं, उससे पॉलिटिकल पार्टी जिंदा रहती है, कहीं हार जाती है। आपको याद होगा जब इमरजेंसी हुआ था तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। बुरे तरीके से पब्लिक ने उनको नकार दिया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ढेला पत्थर चलाया जाता था, लेकिन देखिए फिर वापसी हो गई। तो कहीं चुनाव में जीत हासिल होती है, कहीं हार होती है। कर्नाटक में अभी कुछ दिन पहले तक उनकी सरकार थी, अब हार गए। कांग्रेस की सरकार थी पहले केंद्र में, अब नहीं है, अब सड़क पर है।